नमस्कार। आइए स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज का हमारा एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग का वॉल्यूम पहला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। 2 से 3 लेक्चर में हम इसे भी कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल पूरा का पूरा। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज का अपना ये लेक्चर। सबसे पहले जल्दी जल्दी आइए, आप जुड़ जाइए। अभी हैं 5 ही लोग जुड़े हुए हैं, 12 में से 5। कितना रेशियो खतरनाक चल रहा है। जैसे कि हमने टाइम तय किया था, तय रहता है हमारा 6 बजे से। देखिए अभी इस वक्त घड़ी में 6 बज के सिर्फ 58 मिनट हो रहा है और हम आ गए हैं। सुबह सुबह उठना जल्दी होता है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी आइए। चलो ठीक है, अब काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। चलिए तो चलिए आज का व्यवस्था हुआ है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। इसमें जो हमने कल वाला जो लेक्चर था हमारा क्लास 11th सॉरी 12th का ही था, और इसमें ब्लूप्रिंट पर भी आया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं वो वीडियो, क्योंकि उसमें हमने सभी के सभी जो क्लियर चीज़ है, क्लियरनेस है, पूरा क्लियरनेस उसमें दे रखा है। और कल का जो लेक्चर रहा है वो भी 1 घंटे कुछ मिनट का है, उसमें वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो हमने 2 लेक्चर में पूरा का पूरा पार्ट क्लियर कर दिया है। तो जल्दी जल्दी आज हम हमारा टारगेट जो है, हम 1 जनवरी से पहले पूरा कोर्स ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए हम थोड़े बड़े बड़े लेक्चर लेके चलेंगे। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुई वह कौन कौन सी हैं। चलिए चलिए सबसे पहले अब देखिए, अब हम इसमें सबसे पहले देखना शुरू करेंगे कि जो जैव प्रौद्योगिकी यानी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो क्या हैं। इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त हुई वो कौन कौन सी हैं। आप सन इनके देखते चलिए और एक एक उपलब्धि को आप याद करते चलिए, या फिर तब उसको सही से देखते चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं उपलब्धि का। पहली उपलब्धि है 1960 से 1970 में रिक्टेशन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम की खोज व प्रयोग किया गया था। इसकी खोज 1960 से 1970 में हुई थी। जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। अब आ जाता है 1972 से 1973 में रिकॉम्बिनेटेड डीएनए तकनीकी विकसित हुई, जिसमें जीन क्लोनिंग हुआ। 74 में इस तरह से अलग प्रजाति चीनी के अणुओं को चुना गया। और इसी प्रकार से पहला जो था कौन सा, पुनर्युगज डीएनए। ठीक है, तो पहला जो नहीं, पूर्ण जीनोम पेज यानी कि जो 5 into 144 ये क्षार युग्म वाला था, इसको ज्ञात किया गया। तो आप इस सारे के सारे जो पढ़ते चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सन क्या था। पहला जो जैनिक चूहा विकसित हुआ 1981 से 1982 में। और पहला ट्रांजिशन पौधा विकसित हुआ 1983 में। और पहला जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थी पीसीआर, उसका विकास हुआ 1985 में। और जो पहला ट्रांसजेनिक फार्म जंतु खरगोश या सुअर भेड़ को विकसित करने वाला था वो हुआ 1985 में। तो इस प्रकार से ये चलते चले गए, ठीक है। तो अब हमें आगे देखेंगे तो 1986 में आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीनों के पर्यावरण की मुक्ति की गई। और जो पहला पेटेंट प्राप्त जो ट्रांसजेनिक एनिमल ओको माउस हुआ वो 1989 में हुआ। अब आया मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ 2003 में का पूर्ण हुई, लेकिन ये 1990 से प्रारंभ हुआ था, इसका आप सभी जानते हैं। और अब आ जाता है ट्रांसजेनिक फसली पौधा यानी जो पहला गेहूं व मक्का विकसित किया गया 1990 से 1992 में। पहला मानव जीन जो थेरेपी परीक्षण वो SCID जो किया गया था वो 1990 में किया गया था। जो
यूएसए ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त टमाटर बिक्री की 1994 में। पहला स्तनधारी एक भेड़ डॉली था। स्तन की जो कोशिका है उससे क्लोन से इसको विकसित किया गया था 1997 में। और 1999 में जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो एक उत्तरदायी जीन की खोज की गई थी। ठीक है, आप इन सभी को याद करते सकते हैं। और अब इसमें आ जाता है कि जो 2002 में चावल के पौधे का पूरा जीनोम, पहली फसल जिसका जीनोम डिकोड हुआ। और 2003 में मानव जीनोम परियोजना पूरी हो चुकी थी। इसको आप जानते ही हैं, मानव जीनोम परियोजना 2003 में पूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, आगे चलेंगे तो इसमें आएगा जो 2006 में पहले जो नैनो रेडियो का जो एलेक्स जेटल द्वारा वर्णन किया गया था पहले रेडियो का। ठीक है, अब आ जाता है 2009 में सुअर में पहला जो पेज बनाया गया SNA जो होता है। तो NCERT में जो 1983 लिखा गया है ना, अब उसको 1982 ही सही माना गया है। आप इसको भी देखते चलिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लू है इसका। इसको माना है उन्होंने सही, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, अपना उसमें कुछ लेना देना नहीं है। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। लेकिन सबसे पहले अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग किस प्रकार से होता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि जो कृषि में जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया गया था। देखो, खाद्य जो उत्पादन में वृद्धि संबंधी जो भी मौलिक जानकारियों को आप अध्ययनों में तो पढ़ ही चुके हैं। तो अब यहाँ से हम थोड़ा और उसका जो वर्णन है उसको देखते चलेंगे। तो कृषि रसायनों पर आयोजित कृषि रसायनों मतलब रसायन लिए गए, उन पर आधारित कृषि का यहाँ पर उपयोग हुआ। और जो जैविक खेती यहाँ पर प्रारंभ की गई, जैविक खेती पहली बार। और जो आनुवांशिक अभियंत्रण फसलों पर आधारित कृषि भी इसमें की गई। तो आप पढ़ चुके हैं कि भारत में हुई हरित क्रांति की जो खाद्य उत्पादन में 3 गुना और कर दिया गया था। खाद्य जो हरित क्रांति के जो MS स्वामीनाथन थे, उनकी जो हरित क्रांति थी उसके बाद से इसका बहुत ज़्यादा इसका कृषि का योगदान हो गया था। अब आ जाता है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण हरित क्रांति जैसी सफलता भी बौनी पड़ गई। तो हरित क्रांति के कारण हुए उत्पादन में वृद्धि के अनेक कारण थे। यह निसंदेह आंशिक रूप से उन्नत किस्मों के जो फसल के प्रयोग ही संपन्न हुए, लेकिन इसके अन्य बड़े कारण खेती के बेहतर प्रबंधन व्यवस्था व कृषि रसायनों का व्यापक उपयोग थे। भारत जैसे विकसित देश में अधिकांश किसान इन महंगे कृषि रसायनों का खर्चा उठाने में असमर्थ थे। तो जो अर्थात जो एग्रोकेमिकल्स बहुत महंगे थे। दूसरे फसलों में उपलब्ध किस्मों के आधार पर जो पारंपरिक प्रजनन तकनीकों से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की जा सकती थी। लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो आशाएं हैं, इनके उपयोग द्वारा वर्तमान स्तर में खेतों से ही अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। साथ ही ऐसे पौधे तैयार किए जा सकते थे जिनकी इन कृषि रसायनों पर निर्भरता ना हो, और नगण्य हो भी तो नगण्य हो, ताकि इन कृषि रसायनों को पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। तो आनुवांशिक रूपांतरित या जेनेटिक मॉडिफाइड जीव इस का एक अच्छा विकल्प थे। मतलब ये हुआ कि जैविक कृषि में ऐसे चीज़ों का ऐसे उत्पादों का निर्माण किया गया जो कृषि में बहुत ज़्यादा आवश्यक थे। जैविक कृषि इसी का एक पहलू है। और रसायनों का भी इसमें बहुत सारे का उपयोग किया गया था। रसायनों को भी यहाँ पर बनाया गया था जिससे उनको कृषि में उपयोग किया जाए। लेकिन उस टाइम जो रसायन थे बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, उस कारण से उसका उतना लाभ नहीं हो सका था। तो इसमें जो जो जेनेटिक मॉडिफाइड जीव थे उनका निर्माण भी इसमें बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो रसायन थे वो प्रकृति को भी बहुत प्रदूषित कर रहे थे। तो उनके उपयोग को कम करने के लिए जो जेनेटिक मॉडिफाइड जीव बनाना यहाँ से प्रारंभ किया गया। जेनेटिक मॉडिफाइड जीव ऐसे होते हैं कि उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता या फिर किसी खरपतवार से लड़ने की क्षमता के जीन उसके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो प्रजाति उस पर आक्रमण करे और वहीं पर नष्ट हो जाए। तो ऐसे उसमें कुछ गुण थे वो डाल दिए गए थे जैविक कृषि के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, आगे चलने के लिए अब इसमें जो हैगा वो हैगा अनुवांशिक रूपांतरित जीव। अनुवांशिक रूपांतरित जीव मतलब अनुवांशिकतः रूपांतरित जीव वह जीव थे जिसे अनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया था, रूपांतरित किया था। उनको हम लोगों ने क्या किया था, रूपांतरित किया था। ऐसे जीव थे जिनको हम लोगों ने खुद ने रूपांतरित किया था।
वह जीव थे। रोग प्रतिरोधकता के लिए या अन्य किसी कारण के लिए उन्हें हमने खुद रूपांतरित किया था उन्हीं जीवों के लिए। चलिए, अब जीवधारी पादप जीव, जीवाणु, कवक व जंतु आदि जिनके जीनों में फेरबदल करके जो परिवर्तित कर दिया गया है, वो आनुवांशिकता रूपांतरक या जेनेटिक मॉडिफाइड जीव कहलाती हैं। अभी हम देख चुके हैं वो जेनेटिक मॉडिफाइड जो जीव होते हैं वह जीव कहलाते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड जीव वह जीव होते हैं जिनको हम उनके लक्षणों में सुधार करने के लिए उसको नई एक तकनीकी के अंतर्गत उसको हम व्यवस्थित कर देते हैं। वो होते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड जीव। कैसे होते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड जीव होते हैं वह। चलिए, तो अनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीव यानी कि जीएमओ स्वयं उनकी ही एक जीन या फिर उसके कुछ अतिरिक्त प्रतियों को प्रविष्ट अथवा मौन करके या फिर अनुवांशिक ढांचे में उलटफेर कर बनाए जा सकते हैं, या इनके अनुवांशिक ढांचे में किसी जो विजातीय बाह्य जीन की स्पष्टता कर दिया जाता है। इस अवस्था में इन्हें परजीवी जीन कहा जाता है। परजीवी जीन के लिए जो बोलचाल की भाषा है जिसे जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म ही कहा जाता है। मतलब जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म मतलब समझ लीजिए, मतलब जेनेटिक में इनको बदल उलट फेर करके मॉडिफाइड करके एक ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी स्पीसीज को बनाया गया जो आनुवांशिकता रूपांतरित थी। ठीक है, तो जेनेटिक जो पौधा का निर्माण ट्रांसजेनिक जंतुओं के निर्माण से सरल था। अनेक पौधों में एक अकेली कोशिका पूरी कोशिका का निर्माण कर सकती थी। तो जो कोशिकाओं में ट्रांसजेनिक या फिर एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया या उसके अन्य जो विधियों द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है, इसमें आनुवांशिक रूपांतरित कोशिकाओं से जो ऊतक संवर्धन द्वारा पूरा पौधा तैयार इसमें हम कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो पौधा होता है उसको तैयार कर सकते हैं। तो आगे हम इसमें देखेंगे, आगे वाला जो है हमारा चैप्टर, इसमें देखिए जो जेनेटिकल जो मॉडिफाइड थे यानी अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे अनेक प्रकार के लाभकारी हैं। इनमें कुछ लाभ होते थे, जैसे लाभ यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, हाँ, जेनेटिकल मॉडिफाइड या अनुवांशिक रूपांतरित पौधे अनेक प्रकार के लाभकारी हैं। तो क्या लाभ हैं? देखिए, देखो, पौधों में प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थिति अर्थात अजैविक दबावों में जैसे अत्यधिक कम ताप, सूखा, जल भराव, लवण सांद्रता, ताप आदि को सहन करने की क्षमता विकास हुआ। मतलब जो पौधे हमने बनाए जेनेटिक रूपांतर द्वारा, उनमें हमने क्या कर रखा था? उनमें रखा था कि भी ताप आए अधिक उसको सहन कर सकें, सूखा की स्थिति हो तो उसको भी सहन कर सकें, अगर किसी कारण बस वहां जल भराव हो जाए तो वह उसको भी सहन कर सकें, और लवण या सांद्रता आ जाए तो उसको भी वे क्या सहन कर सकें। तो ऐसे उनमें हमने क्या लक्षण डाल रखे थे जीन के द्वारा। अब आता है रासायनिक पीड़कनाशियों पर जो निर्भरता कम करना, अर्थात जो पीड़क रोधी थे उनकी किस्मों का विकास करना। मतलब ऐसी प्रजातियों का हमने विकास किया जो रोगों से लड़ने में स्वयं ही सक्षम थी, किसी रासायनिक जो कीटनाशकों से लड़ने में स्वयं ही सक्षम थी। किसी रसायन की उनको लिए कोई उपलब्धता नहीं थी कि रसायन डालेंगे तभी वो कीटनाशी उसके लिए उस पर निष्क्रिय होगा, लेकिन उसके लिए उसमें ही इस स्पीसीज में ही ऐसे गुण डाल दिए गए थे जिससे कि वह उस को नष्ट कर सके, उस रसायन उस कीटनाशी को वो या उस कीट को वो मार सके, या उसके आहार नाल में जाकर के वो विष पैदा कर सके। ऐसे लक्षण उसमें पैदा कर दिए गए थे। ठीक है, और कटाई के पश्चात होने वाली जो हानियों को कम करना, मतलब कटाई के बाद जो हानियां होती थी उनको कम करना, यानी फसलों को तेज पकाकर नष्ट हो जाना, उसे टूट से बचाने के लिए उसको जल्दी से उपलब्ध होने वाले कुछ साधन हमने तैयार कर लिए थे। अब खाद्य पदार्थों के जो पोषण मान में वृद्धि, जैसे विटामिन ए के समृद्ध चावल जो होता है गोल्डन राइस, उसमें ये होता है विटामिन ए। तो चावल ऐसी फसलों का विकास किया गया है जिसमें जो पचीयता अधिक होती है या फिर विशिष्ट अमीनो खनिज, अमीनो अम्ल या प्रचुर मात्रा में उपसे उपलब्ध होती हैं। ऐसी चीज़ों का हमने कुछ विकास किया था। देखो, अब जिनकी जो अब इसमें क्या अतिरिक्त ऐसी फसलें जिसमें वृद्धि तीव्र या फिर वांछित कृषि गुण हो, उसको पैदा करना अधिक कर दिया था। ठीक है, उसका विस्तृत जो इस फसलों को जो बढ़ाएगा, वो साथ ही संश्लेषित कृषि रसायनों का हमारी जो उपलब्धता थी उसको भी कम कर दिया गया था। देखो, अब बीटी जो था, बीटी विष, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन जो जानते हैं, बीटी कपास जिसको बोलते हैं, उसमें जो एक टॉक्सिन होता है, एक विष होता है जिसे हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन या बीटी विष। बीटी विष पाया जाता है किसमें? बीटी कपास में। देखिए, जीवाणु जो बैसिलस थुरिएंजियसिस होता है उसके द्वारा बनाया जाने वाला होता है। इसके जीवाणुओं को जो
सापेक्षदार एक जो बीटी या फिर बीटी नाम दिया गया है, जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा इस विष को कोड करने वाले जीवाणु से प्राप्त कर इन्हें फसली पौधों में के जो जीनोम में प्रविष्ट कराया जाता है। तो पौधों में इस जीन की अभिव्यक्ति से उन्हें पीड़क प्रतिरोधकता से जो प्राप्त किया गया है, जिसके रासायनिक जो कीटनाशी पर निर्भरता समाप्त हुई है। सही शब्दों में यह जैव पीड़कनाशी है जो निर्माण की गई हैं वो इस प्रकार की हैं, यानी बीटी कपास में ऐसे जैव प्रतिरोधी प्रयुक्त किए गए हैं जो उससे लड़ सकते हैं, बीटी मक्का में किए गए हैं और बीटी धान में किए गए हैं, बीटी टमाटर और बीटी आलू, बीटी सोयाबीन, इन फसलों को तैयार किया गया है जिसमें बीटी टॉक्सिन होता है। ये बीटी टॉक्सिन जो होता है भाई, ये रोगों को अंदर जो कीटनाशी होती हैं, अगर उसकी शाखाओं को, उसके फल को वो खाते हैं, काटते हैं, तो उनके आहार नाल में जाकर जो बीटी विष होता है वो जम जाता है और उसको वो जाम कर देता है और उस वहां पर उसमें क्या होता है, विष पैदा कर देता है, जिससे उस कीटनाशी की कीट की उसकी उसकी कीट की मृत्यु हो जाती है। इसके अंदर ही, पौधे के अंदर ही खुद कीटनाशी गुण होते हैं। इसको समझ के आप चलते चलिए, आगे देखेंगे बीटी कपास ही आ गया, बीटी जिसे कॉटन बोलते हैं। बीटी कॉटन के बारे में हम देखेंगे अभी कि अभी बीटी कॉटन क्या होता है। देखो बैसिलस थुरिएंसिस जो होता है, जीवाणुओं में कुछ विविध एक ऐसी प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जो कि विविध समूहों में कीटों को मारने में सक्षम होती है। इसमें प्रभावित होने वाले कीट निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसमें क्या आएगा, तंबाकू या फिर वडवर्म। तंबाकू या वडवर्म या जो है अर्मी वर्म या फिर लेडी पेटेरन कीट जो होती हैं, ये से गुरवेले हो गए जिसे बीटल बोलती हैं या फिर भृंग बोलती हैं, अर्थात जो होती हैं कीट, इन सभी कीटों को क्या होता है, इनके लिए जो प्रतिरोधी होते हैं, ऐसे पौधों का हमने निर्माण कर रखा है। तो देखो मक्खी मच्छर जैसे होते हैं जो डिप्टीरन कीट, लेपिडोस्टोरा के जो कैलियोस्टोपर यो स्टेरा या फिर डिस्टोरा, ये कीट वर्ग के जो होते हैं कीट, जो बैसिलस थुरिएंसिस द्वारा अपनी वृद्धि एवं विशिष्ट प्रवस्था में प्रोटीन क्रिस्टल बनते हैं। इन क्रिस्टलों में ही एक विषैली कीटनाशी प्रोटीन होती है जिसे हम बीटी प्रोटीन बोलते हैं। अब ये विषैली प्रोटीन जो होती है, जो अक्रिय रूप से या फिर उपस्थित इसमें रहती है, जिसके कारण इसमें जो जीवाणु होते हैं वो कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखाती हैं, लेकिन कीट द्वारा इस प्रोटीन को खा लेने के बाद यह कीट जो है आहार नाल में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप से बदल जाती है। तो वास्तव में पहले जो अघुलनशील रूप से उपस्थित विषैली जो प्रोटीन जिसे पीएच क्षारीयता में घुलनशील बन जाती है, यह सक्रिय विष जो है जो मध्यांत होता है उसके लिए जो एपिथीलियम कोशिकाओं में जुड़कर अपने छिद्रों का निर्माण कर देता है और इसके जो कोशिकाएं जो फूल कर फट जाती हैं तथा जो परिणाम स्वरूप जो कीटों की क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है। तो इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ऐसा यह कार्य करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या देखेंगे, हाँ आगे चलते हैं तो क्या देखेंगे भाई, आगे चलकर सबसे पहले इसमें इस प्रोटीन में जो क्राई नामक एक क्या होता है, इसमें क्राई नाम दिया जाता है। इस प्रोटीन जो होता है ना बीटी को, इसको क्राई प्रोटीन नाम दिया जाता है तथा ये जो कैपिटल सी द्वारा सीधे अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रोटीन को कोड करने वाले जो जीन है उसे क्राई जीन कहते हैं। क्राई प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को हम जो कहते हैं वो कहते हैं क्राइजीन, क्राइजीन कहते हैं उसे। ठीक है, अब आ जाता है लेकिन इस अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर होते हैं इसे इटैलिक्स में या तिरछा लिखा जाता है, क्योंकि इटैलिक्स होता है ये सब, इसलिए इसको तिरछा लिखा जाता है। इटैलिक्स वर्ड जहां भी जाता है उसको तिरछा ही लिखा जाता है, इसका ये नियम होता है इटालियन का। देखो बीटी विष जो होता है के भी जो अनेक प्रकार हैं, अधिकांश बीटी विष बीटी समूह विशिष्ट ये ग्रुप बनाकर रहते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो किसी विशिष्ट प्रकार के बीटी विष या विशिष्ट प्रकार के कीटों के लिए प्रभावी हुई होता है। जीन क्राई जैसे IAC क्राई सेकंड AV जो है वो उस द्वारा कोड प्रोटीन जो है जो काटल बाल वर्म होता है, काटल बाल वर्म होता है, उसको नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे GM फसलें यानी GM ग्रुप को देखने वाले हैं। अब हम देखिए अब ये GM जो ग्रुप हैगा इसमें क्या हैगा, GM ग्रुप में ऐसे सेब बनाए गए जो कि काटने पर देर तक भूरे या कत्थई नहीं होती हैं। वैसे जो सेब आप मार्केट से खरीद के लाती हैं उनको काट कर थोड़ी देर वायु में रख दिया जाए, यानी कि खुले वातावरण में रख दिया जाए तो उनमें कत्थई एक परत जम जाती है या फिर वो काले हो जाते हैं। तो इस गुण को नष्ट करने के लिए, इस गुण को कम करने के लिए ऐसे सेब बनाए गए जो काटने पर दूर देर तक कत्थई नहीं होते हैं। ये इसके कारण हुआ GM ग्रुप्स के कारण, GM फसलों के कारण।
मक्का में इथाइल एल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी स्टार्च को प्रभावी ढंग से जो है वो शर्करा में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को जीन मक्का में डालकर ही एक मक्का बनाई गई, एम मक्का बनाई गई, जीएम जो मक्का होती है वो बनाई गई। अब पपीते के विषाणु रोग प्रतिरोधक देने वाले एक पपीता बनाया गया। आलू में स्टार्च की गुणवत्ता सुधार हेतु बेहतर जीएम आलू बनाया गया। जो बीटी जो कैरोटीन था उसमें विटामिन ए से चावल बनाया गया। सोयाबीन के कम संतुलित या बसा या फिर वो जो ओलिक अम्ल था उसके लिए बनाया गया। इसमें आल जो सोयाबीन था। गन्ने में जो शर्करा में अधिक मात्रा की किस्में जीएम किस्में बनाई गई। टमाटर की जो सेल्फ वैल्यू बढ़ाने वाले जो पीजी का रोधन करने वाले एक टमाटर को जल्द ही विकसित किया गया। ये सभी इसमें कार्य जो है वो किए गए। अब हम इसमें जो अगला आएगा पॉइंट वो देखने वाले हैं। अगला पॉइंट इसमें आएगा जो पीड़क प्रतिरोधी पौधे कौन से होते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधे कौन से होती हैं उनको सभी को हम समझने वाले हैं भाई। इसमें जल्दी जल्दी करेंगे आज क्लियर। देखो अनेक प्रकार के जो सूत्रकृमि हैं या गोलकृमि है या निमिटोड हैं वो मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार के जंतुओं या पेड़ों या जो परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। फसली पौधों में इनकी गोलकृमियों द्वारा रोग फैलाने के उदाहरण कम नहीं है तथा इसके जो फसलों में उत्पादकता वो उल्लेखनीय कमी होती है। जो मेलोई डेगाइन इनको गिनेटा ये होता है एक नामक एक का होता है गोलकृमि होता है जो तंबाकू में रोग उत्पन्न करता है ना। जड़ों में उसकी क्या होता है उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए एक अंगूठी रणनीति को अपनाया गया जिसे हम आरएनए इंटरफेसेस कहते हैं। तो ये प्रक्रिया आधारित है। तो जो आरएनए अंतरक्षेप था इंटरफेसेस था उसमें यूकैरियोटिक जीवों को कोशिकाओं को सुरक्षा के लिए एक विधि है इसको अपनाया गया था। तो देखिए अब जल्दी देखते हैं आरएनए अंतरक्षेप क्या है। आरएनए अंतरक्षेप क्या है इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। आरएनए अंतरक्षेप चलिए इसको लगा लेते हैं ऊपर की ओर। अब देखते हैं हम आरएनए अंतरक्षेप है क्या चीज। आरएनए अंतरक्षेप को हम समझने की कोशिश करेंगे। आरएनए अंतरक्षेप देखिए आरएनए अंतरक्षेप एक ऐसी विधि है जिसमें आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेसेस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अणु विशिष्ट आरएनए या एमआरएनए अणुओं को जो निष्क्रिय या फिर जीन की अभिव्यक्ति को रोक देते हैं। इस विधि में जो द्विरुज्जकीय आरएनए या अणुओं का निष्क्रियकरण हो जाता है। द्विरुज्जकीय जो आरएनए होता है उसका निष्क्रियकरण इसमें हो जाता है। उसका निष्क्रियकरण हो जाता है और जो एमआरएनए अणु जो अनुपस्थित में संबंधित प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है। फलस्वरूप जो लक्ष्य जीन का कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। इस घटना को हम आरएनए मध्यस्थ अंतरक्षेप या आरएनए कहा जाता है। अब जाता है निमेटोड पौधों या मनुष्यों किसी भी कोशिका में जो द्विरुज्जकीय आरएनए यानी डीएसआरएनए नहीं बनेगा। लेकिन जो अनेक विषाणुओं में वैज्ञानिकों ने क्या किया जो आरएनए का प्रोटीन किसी लक्ष्य जीन को कार्य को नष्ट करने के लिए किया गया था। अब अगर परजीवियों में कोई ऐसे जीन को लक्ष्य बनाया जाए या परजीवी के जीवित रहने के लिए आवश्यक है तब जो पोषक जीव है उसके संक्रमण से उसको बचाया जा सकता है। यानी आरएनए जो अंतरक्षेप थी वो भी एक ऐसी क्रिया थी जिसके द्वारा हम पौधों में जो रोग हो जाते थे उन रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता और उस कीटनाशी से बचाने की उसमें क्षमता डाल देते थे। आरएनए अंतरक्षेप के अंतर्गत इतना ही करते थे हम बस, और कुछ इसमें ज्यादा विशेष करने वाले हम थे नहीं। अगला देखेंगे। अगला इसमें जो हैगा वो हैगा कि जो आरएनए इंटरचेप थी और क्या उसकी डिटेल थी वो देखेंगे। देखो इस समय जीन संबंधित जो द्विरुज्जकीय आरएनए को पोषक के माध्यम में जो डिलीवर किया जाए, पोषक माध्यम में मतलब आरएनए अंतरचेप का एक निर्माण था कि आरएनए अंतरचेप द्वारा एक पोषक पदार्थ को अगली प्रजाति में ऐसे डिलीवर किया जाए कि वो उसमें आ ही आए, अगली प्रजाति में वो गुण आ ही आए, ऐसा किया गया था इसके अंतर्गत। तो जो इसमें आरएनए इंटरफेस था उत्पन्न किया गया जिसमें एमआरएनए द्वारा अनुमोदन को रोकने के लिए जो साइलेंसिंग थी उसका प्रयोग किया गया। साइलेंसिंग कहते थे। ठीक है। अब आ जाता है पादपों में जो संपूरक आरएनए का स्रोत आरएनए जीनोम वाले किसी विषाणु या संक्रमण ट्रांसपोजोन, जो ट्रांसपोजोन होता है ना वो संक्रमण करता है आरएनए को, उसे ट्रांसपोजोन कहते हैं। ऐसा जीन जो संक्रमण करता है। ठीक है। जो चलायमान अनुवांशिक तत्व कहा जाता है या हो सकते हैं आरएनए के माध्यम से जो है विकृतीकरण करते हैं। जो विकृतीकरण मतलब आरएनए में क्या कर देते हैं भाई, विकृत कर देते हैं आरएनए को। तो देखिए जो एग्रोबैक्टीरियम वाहकों का उपयोग या गोलकृमि विशिष्ट जीवों को जो पोषक कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया गया। डीएनए की यह जो विशिष्ट इस प्रकार की थी कि इसमें जो सेंस या एंटी सेंस दोनों प्रकार के आरएनए का निर्माण पोषक कोशिकाओं में हुआ। इन पूरक जो
डीएनए जो आरएनए है ने मिलकर द्विरज्जुकीय आरएनए का निर्माण किया, जिससे एक आरएनए का प्रारंभ कर दी गई। लक्ष्य जो नेमेटोड या विशिष्ट एमआरएनए को निष्क्रिय कर दिया गया। फलस्वरूप जो परजीवी या ट्रांसजेनिक पोषों में जो जीवित रहने में साक्ष्य रहा था, इस प्रकार के जो ट्रांसजेनिक पौधों को परजीवी से सुरक्षा प्राप्त की गई। अब इन सभी को क्या कुछ नहीं है, इनको पढ़ के याद रखने वाले हैं और इसमें कुछ विशेष रहता नहीं है। ये उसकी क्रियाविधि है आरएनए इंटरचेप की। अब आरएनए इंटरचेप जो इंटरचेप होता है उसको पढ़ के रखेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, समझने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, समझने वाला कोई बात नहीं है इसमें, पढ़ के रखेंगे सही हो जाएगा। बुक पढ़ना जरूरी होता है। चलिए अब आता है आरएनए इंटरफेस की क्रियाविधि कैसे। हाँ, अब क्रियाविधि को अब हम समझने वाले हैं। क्रियाविधि इसकी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप क्रियाविधि को समझिए। क्रियाविधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका। चलिए करते हैं शुरुआत क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि की शुरुआत कर लेते हैं अब हम। चलिए चलिए क्रियाविधि की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्रियाविधि में सबसे पहला जो टॉपिक है वह क्या है, वह देखिए। देखो जो डीआरआरएनए में जो डाइसर छोटे छोटे यानी एसआईआरएनए यानी स्पाइल जो इंटरफेस इस आरएनए को काट देते हैं। मतलब जो डीआर छोटे छोटे डी जो आरएनए होते हैं पहले उनको काट लिया जाता है। जो द्विरज्जुकीय आरएनए ऊपर देखिए, द्विरज्जुकीय आरएनए है उसको काट लिया जाता है। पहले क्या कर लिया जाता है, उसको काट लिया जाता है। सबसे पहले उसको क्या कार्य होता है, सबसे पहला जो कार्य होता है उसका ये होता है कि उसको काट लिया जाता है। अब काटने के बाद इस आरएनए का जो हमें करना है वह क्या करना है, अब इसको काट लिया। अब काटने के बाद जो एसआईआरएनए या डाइसर युग्म अन्य घटकों यानी एंजाइमों से मिलकर जो आरएनए या इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसको बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद जो एसआईआरएनए घुल जाता है और द्विरुज्जुक अलग हो जाती हैं। मतलब ये हो जाता है, ये आरएनए यहां से घुल जाता है और आधा आरएनए अलग हो जाता है, आधा रज्जु किसका अलग हो जाता है। मतलब दोनों रज्जु किसके जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो इनका इंड्यूस्ड हो जाती हैं। ये कैसे हो जाती हैं, इंड्यूस्ड हो जाती हैं। अब ये इंड्यूस्ड हो जाती हैं। इंड्यूस्ड के बाद इसमें क्या होता है, खुला हुआ जो एस आई आरएनए पूरक एम आरएनए से बंध जाता है और जो मशीनरी आरएनए होता है जिसको मशीनरी आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए को लक्ष्य बनाती है। अब उस आरएनए को या एमआरएनए को क्या कर लेती है, एक लक्ष्य बना लेती है, लक्ष्य के रूप में प्रयोग करती है लक्ष्य बनाकर। तो इसमें लक्ष्य आरएनए के टुकड़ों को जो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाती हैं। अब जो लक्ष्य आरएनए है उसका क्या कर दिया जाता है, इसमें टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं लक्ष्य आरएनए के। तो लक्ष्य आरएनए के इसमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लक्ष्य आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। यहां पर इस जो आरएनए इंटरफेस होता है इसका इतना ही काम होता है कि आरएनए जो लक्षित किया गया था आरएनए उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। बस इतना ही कार्य करता है जो आरएनए इंटरफेसेस होता है, इसका इतना ही कार्य होता है। इसके अलावा इसका कुछ भी कार्य नहीं होने वाला है ना होता है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया यानी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स, यानी मेडिसिन्स के क्षेत्र में भी जो हैगा बायोटेक्नोलॉजी का भरपूर योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इस पर हम देखने वाले हैं अब कल वाला लेक्चर। तब तक के लिए आपको वेट करना होगा इसका। चलिए, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। और जैसे इस होता है इसके बाद ये वीडियो जो है यूट्यूब पर भी अपलोडेड रहने वाला है, आप यूट्यूब पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए, और यूट्यूब पर इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ये जो पीछे वाला जो पोर्शन आता है ना, आखिरी वाली जो स्लाइड आती है ना, वो यूट्यूब के लिए होती है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप इसको यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।